बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, राइट। और आज हम लोग करेंगे तो ऐसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पर और करेंगे, क्योंकि आज हम लोग एक नए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है किरचॉफ्स लॉ। इसका किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी कि जब आपके पास सर्किट बनेंगे तब आपके पास किरचॉफ साहब के कुछ नियम हैं जो कि आप लोगों को काम करने होंगे और उसके बेसिस पर आप लोगों को बताना होगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, करंट किस में कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, अगर मैं आप लोगों के पास बात करता हूँ तो किरचॉफ के हमारे पास दो लॉ होते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास होता है उसे बेटा हम लोग किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट रूल। ठीक है, KCR। ठीक है, या फिर KCL भी कई जगह पर लिखते हैं, बट वो लूप जो है जनरली हम लोग दूसरे से बोलते हैं, इसलिए हम लोग KCR ही बोलते हैं। ठीक है, अभी किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है हमारे पास, या फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट रूल इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ये हमसे क्या कहता है, आइए इस बारे में जानकारी देते हैं। ये हमसे कहता है कि आप लोगों को पहले तो एक जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या कहता है? आप लोगों को एक जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों को नोड और जंक्शन में अंतर पता है तो कोई बता सकता है? बहुत सारी जगह एक जगह मिलती है। और नोड में क्या डिफरेंस है बेटा? फिर वो नोड्स ऑफ रेनवियर की बात नहीं चल रही है, वो जो बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का टीचर थोड़ी हूँ मैं। हाँ बेटा देखो, जब भी हमारे पास कहीं से दो पॉइंट मिलते हैं वो तो नोड बनाते हैं, लेकिन जब मल्टीपल पॉइंट एक जगह पे आएंगे वो क्या बनाएंगे? हमारे पास जंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये किरचॉफ का जो करंट रूल कहता है, कहता द सम ऑफ करंट एट a junction is always zero। क्या बोला इसने? कि जो करंट है, जो हमारे पास करंट रहेगा वो हमारे पास जंक्शन पे रहेगा, कितना पोटेंशियल दिखाएगा हमारे पास हमेशा, सॉरी कितना करंट आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इनकी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता था, द अमाउंट ऑफ current entering the circuit, यानी कि जितना करंट सर्किट में आएगा ये हमेशा इक्वल होगा, will be equal to the amount of current leaving the circuit। कहने का क्या मतलब है? आइए, आप लोगों को नोड और जंक्शन में अंतर पता पड़ गया है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपके पास यहां से लेट से आपका I करंट गया, यहां से I2 करंट गया, यहां से I3 गया और यहां से I4 करंट गया। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, स्टेटमेंट कहती है कि कितना करंट सर्किट के अंदर एंटर किया है वो बराबर होगा कितना करंट सर्किट के बाहर गया है। सर्किट के अंदर एंटर करने वाला करंट मेरे पास केवल और केवल I1 है। केवल और केवल क्या है? I1। यानी कि I1 जो एंटर कर रहा है ये बराबर हो, तो I2 भी बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है और I4 भी बाहर जा रहा है। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4 के इक्वल होगा। और ऐसे केस में हमारे पास ये किरचॉफ का करंट रूल समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मिला के सपोज करो अगर ये 6 एम्पियर है, ये 12 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो बताओ I3 की वैल्यू कितनी होगी? 3। भाई टोटल तो हमारे पास इसको इसके इक्वल रखना था, राइट। तो ये कहानी आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि द amount of current entering the junction will be equal to the amount of current leaving the junction। ठीक है, कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत वाली चीज तो नहीं है? ठीक है, अब
दूसरा, आपके पेपर में छोटे मोटे जो होंगे, क्लास टेस्ट होंगे या मेरे टेस्ट होंगे, उसमें से एक चांसेस यही बन जाता है कि ये कौन से लॉ को ओबे करता है। तो आप कहेंगे इट ओबेज या इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, स्कूल में पढ़ के आए हो बता दो, चार्ज, ठीक है। इट फॉलोज लॉ ऑफ या इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या फिर जो इसकी वैलिडिटी है वो किस चार्ज को ओबे कर, किस कंजर्वेशन को ओबे करती है, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर भी तो ये हो रहा है, जितना करंट गया उतना करंट बाहर आया, जितना चार्ज गया उतना चार्ज बाहर आया, कहानी खत्म। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों से जो छोटे मोटे सवाल है वो तो मैंने पूछ ही लिए कि भाई ये दो करंट दे देगा, तीसरा करंट पूछेगा, तो आप प्लस और माइनस करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मेरी बुक में बना हुआ है उसको दे देता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है? तो मेरे पास जो मेरी बुक में क्वेश्चन बना हुआ है उस क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बाद किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको फाइंड क्या करना है, I1, I2, I3 और I4 फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है पता पड़ गया है ना, I1, I2, I3, I4। चलो पहले तो ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसा डब्बा है और फिर ऐसे ही डब्बा है और नीचे कितने हैं, 2। ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ से बोल रखा है 15 एम्पियर का करंट आपके पास गया है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को दे रखा है I2, इधर यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R2 दे रखा होगा, I2 है, एक चश्मा भी नहीं पहन रखा ना मैंने, R2 दे रखा है बेटा। दूसरा दे रखा है आपको, ज़्यादा ही छोटा लिख रखा है क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है R2। इधर की तरफ से बेटा आप लोगों का डायरेक्शन इधर आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास 3 एम्पियर का करंट दे रखा था। यहाँ पर आपके पास बोल रखा था कि ये I3 है और यहाँ पर R3 दे रखा था बेटा। यहाँ पर आप लोगों के पास R5 दे रखा था। ठीक है, और यहाँ पर 8 एम्पियर का करंट दे रखा था जो कि ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था। फिर यहाँ पर भी एक चीज़ दे रखी थी और यहाँ पर बोल रखा था 5 एम्पियर करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। तो आपको बताना है, अच्छा I1 यहाँ पर है, ये I1 भैया, I1 हो गया, I3 हो गया, अच्छा इधर I4, क्या बात, कितने I4 हो, और कुछ बचा? ये I1 कहाँ है, I1, I2, I3 और ये I4। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि इनकी वैल्यू कितनी है, आप लोगों को बताना है इनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या है, कितना टफ है, लेकिन कुछ बहुत सिंपल सा है और कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेते हुए हम लोगों ने चलना है। ठीक है, देखो आप लोगों के पास करंट को भेजने की मर्जी होती है कि आप उसे किस तरफ भेजना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। हाँ, हो सकता है और ऐसा जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा होगा भी कि आपका करंट माइनस में आ रहा हो, और अगर ऐसे केस में आपके पास आपके ऑप्शन आ जाए कि करंट इतना, देखो जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि इस ब्रांच में करंट कितना है, बस यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही नीट या फिर जेईई का एग्जाम देने बैठे तो उसमें ये पूछेगा कि करंट कितना और किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो गलतियां करेंगे उसमें आप ये देखना कि अगर आप लोगों का करंट नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे केस में बेटा जो आपने डायरेक्शन चुनी है बस वो उल्टी है, आप उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो आपका आंसर आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जिस बच्चे को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है वो थोड़ा सब्र रखें, जब हम लोग सेकेंड लॉ करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। राइट, अभी के लिए मैं मान के चल लेता हूँ कि ये 15 एम्पियर में से करंट आ रहा था और ये इस तरफ चला गया, लेट से टुवर्ड्स राइट जो है I2 करंट चला गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि करंट स्केलर एडिशन ओबे कर लेता है, तो 15 का अगर ये 8 नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दे दिया था इसमें, ये तो हिंट हमें मिली गई थी, तो यहाँ पर जो करंट जा रहा होगा I पे, तो आप लोग लिखेंगे देखो ये जा रहा है और ये आ रहा है। राइट, तो इसका मतलब आप लोगों के पास I2 बराबर हो जाएगा, देखो 15 तो ये रहा जो आ रहा था, समझ रहे हो, तो 15 इज इक्वल्स टू I2 प्लस 8 एम्पियर चलेगा, क्योंकि भाई इस जंक्शन की बात करता हूँ, जंक्शन ए
करंट एंटरिंग द सर्किट कितना है 15, और लीविंग द सर्किट देखो एक तो I2 है और एक 8 एम्पियर का है, तो इसका मतलब I2 हमारे पास कितना आ गया बेटा 7 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर से 7 एम्पियर का करंट आ रहा था और यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और बी पॉइंट भी एक जंक्शन है क्योंकि 2 से ज्यादा पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं, तो जंक्शन पर अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट विल बी इक्वल टू लीविंग द सर्किट। भाई यहाँ पर 7 और 3 आ रहा है, तो अब जो जाएगा वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का, और 7 को प्लस कर देंगे, तो इसलिए जो हमारे पास I3 में करंट जाएगा कितना जाएगा बेटा 7 प्लस 3 एम्पियर यानी कि 10 एम्पियर। अब बचा I4 का, तो I4 भी निकल गया, देखो 8 एम्पियर, इस जंक्शन को पकड़ लो, 8 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर चला गया। अब ये इस जंक्शन के लिए एंटरिंग वाला है, ये इस जंक्शन के लीविंग वाला है, तो यहाँ से पक्का लीव ही करेगा, और जो लीव करेगा 5 एम्पियर प्लस I4 बराबर 8 के इक्वल हो जाएगा। भाई क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग तो 8 एम्पियर कर रहा है और 5 यहाँ से लीव कर रहा है, तो ये भी तो लीव ही करेगा, यहाँ से जा रहा है इधर, तो ठीक है। 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस I4, यहाँ से आपके पास I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर आ जाएगी, राइट। अब ये आपके पास आया 3 एम्पियर, I3 कितना आया था 10, तो ये भी देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू लीविंग द जंक्शन, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि I1 कितना आ जाएगा आपका 13 एम्पियर। इस तरीके के क्वेश्चन छोटे मोटे आप लोगों को किरचॉफ लॉ से मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों को हो सकता है इक्का दुक्का परेशान करें, लेकिन परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनकी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस। सारे तो बिल्कुल भाई कोई कितना ही बना सकता है, बट जो क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे आराम से पूछे जा सकते हैं, या नीट और जेईई मेंस एडवांस में तो भाई मैं खुद नहीं पता मुझे क्या पूछते हैं, ठीक है। तो जेईई मेंस में जो है इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना से कम रहती है इस टॉपिक से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है पूछने, है ना, कि ये छोटा सा इससे पूछ ले, पर किसी भी चीज़ को हम लोग छोटा नहीं मान सकते, है ना। तो नीट में तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने। इसे हटा दूँ, तो ये चीज़ हमारे पास कौन से लॉ को ओबे करते हुए हम लोगों ने करा, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को ओबे करते हुए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे पास करंट को निकालने की टेंडेंसी रखनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड विद स्विच व्हेन इनिशियली द स्विच इज ओपन। चलो भैया, ये कहानी है कुछ इस तरीके की कि आपके पास ऐसे ये एक ए पॉइंट है बेटा, ये एक बी पॉइंट है, और कहता है कि इनिशियली जो स्विच था वो आपका ओपन था, ठीक है। ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस ए पॉइंट पे 20 वोल्ट पोटेंशियल है, ये आपके पास 4 ओम का है, ये आपके पास 5 वोल्ट का है। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा 2 ओम की कहानी, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 ओम की कहानी है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आपके पास जो करंट है, करंट ही पूछा है ना, व्हेन द स्विच इज क्लोज फाइंड द करंट पास्ड थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि आपको जो पूछा है इससे जो रेजिस्टेंस पूछा है करंट कितना होगा इस ब्रांच से, एक कहानी पूछी। तो कुछ है दिमाग में आ रहा है कुछ करने के लिए? हाँ, जब स्विच क्लोज हो जाएगा बेटा, ये लो तुम इतना देख ही क्यों रहे हो, बता दो। V इज इक्वल्स टू IR, फिर क्या होगा बेटा उससे, कहाँ दे रखा है, अच्छा 20 दे रखा है, फिर कैसे करोगे, सीरीज पहला कॉम्बिनेशन कहाँ लगाओगे, तो इसमें कुछ नहीं लग सकता ऐसा। यहाँ पे लगेगा किरचॉफ का जंक्शन रूल, क्या लगेगा किरचॉफ का जंक्शन रूल। और जो किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कहता है हमसे कि जो करंट जितना आ रहा है उतना करंट जाएगा, क्या बोलता है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा। अब ध्यान सुनो, लेट से इस जंक्शन पे मैंने पोटेंशियल मान लिया 20 वोल्ट का, और लेट से यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, और यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, और यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। हाँ, मैंने अभी तो यही बोला आपको, मैंने पहले ही बोला था कि आपकी मर्जी है, आप करंट कहीं से भी, आपको नहीं पसंद आ रहा उड़ा के आ रहा, इधर कर देना, इधर कर देना, इधर। बस वैल्यू ये है कि सारे जाते हुए दिखा सकते हो, सारे आते, पर सर्किट में आपको एक जगह ऐसे दिखानी पड़ेगी, एंटरिंग और लीविंग ये होने चाहिए। आप 2 एंटर 1 लीव दिखा सकते हो, तीनों के तीनों लीव नहीं दिखा सकते, एंट्री तो करेगा कहीं ना कहीं से, एक एंट्री तो दिखाई देना, है ना।
सो ये कहानी आप लोगों के पास है। यार सुनो ध्यान से, मैंने कहा जो ये अननोन पोटेंशियल जंक्शन है इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ V। देखो जहां से चलेंगे वहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है। और हमारे पास किरचॉफ लॉ कहता है कि करंट का जो एंटर कर रहा है, देखो अब लेट से मेरे पास ये I1 करंट है, ये एंट्री कर रहा है जंक्शन की तरफ, यहाँ से मैंने कह दिया लेट से I2 करंट है और लेट से मैंने कह दिया I3 करंट है। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ या फिर हमारे पास जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट लीव करेगा। तो आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2 बराबर I3 हो जाए, राइट। अब मैं I की वैल्यू तो पता नहीं है बेटा, ऐसे केस में तो हम लोग फंस जाएंगे किरचॉफ लॉ को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो देखो बेटा आपको हर बार ऐसे क्वेश्चन मिले कंपलसरी नहीं है कि भाई यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 12 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 6 एम्पियर जा रहा है, बताओ इतना। यार ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर बार यही मिलेगा, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या डायरेक्शन होगी, किस तरफ होगी। तो आप देख लो भाई, इसमें 2 एम्पियर आ रहा है, 12 और 6 18 जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे करंट जो हो रहा होगा पक्का भी आ रहा होगा, और कितने एम्पियर का आ रहा होगा, 16 एम्पियर का आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास दिस इक्वल टू दिस करना है। भाई जो एंट्री कर रहा है ये भी तो 18 होना चाहिए, तो 16 और 2 18 इक्वल टू लिविंग 12 और 6 18, ठीक है। ऐसे भी करना है, तो मतलब जरूरी नहीं कि हर बार ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा बहुत लगाना, ठीक है। तभी तो मैं कर पाया था, तुम लोग तो कर लोगे, तुम्हारे अंदर थोड़ा ज़्यादा दिमाग है ना, तुम लोग कर लोगे, मेरे लिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे आंसर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये जो पोटेंशियल है जहाँ से मैं चल रहा हूँ इसको मान के चलूँगा कि ये हायर पोटेंशियल और ये मेरे पास लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भैया इसके लिए 20 माइनस V, भाई पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपॉन में, देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है V बाय R, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2, बराबर हो जाए, सॉरी I1 I2 को प्लस करो, देखो 5 माइनस V, इधर से चल रहे हैं हम लोग ऐसे, तो ये हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, ये लोअर पोटेंशियल, तो प्लस 5 माइनस V अपॉन में 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ पर जब अर्थ रहता है तो पोटेंशियल कितना है 0, तो V, ये मैं कैपेसिटेंस सब करा चुका हूँ आप लोगों को, तो V माइनस 0 बाय 2, राइट। ये कहानी आ जाएगी आप लोगों के पास, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि V बाय I, ये बेसिकली I की फॉर्म में तो लिखा है मैंने बस करंट को, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो मैंने ये चीज़ तो लिखी है बस यहाँ पर, ठीक है। तो 20 माइनस V, अब इसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करोगे बताओ, 20 माइनस V अपॉन 2 प्लस, यार अब इसको ही मैं सॉल्व करूँ क्या, हैं कौन सा कह रहा है, हाँ कर ले यार, मैं कर देता हूँ, हाँ क्या है बताता हूँ। V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट आ गया भैया, सॉल्व बेटा सॉल्व कर लेना यार, क्या एलसीएम ले ले, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे, 40 माइनस V प्लस 5 माइनस V इज अपॉन 4 इज इक्वल्स टू V, तो कर ही लेगा, इतना पढ़ा लिखा तू है मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों से कि हमारे पास I3 कितना है, तो I3 कितना है इस पॉइंट V माइनस 0 बाई 2, भाई I3 सी भी तो यही तो है, तो I3 इज इक्वल्स टू V माइनस 0 यानी कि V बाई 2, और V कितना है 9, तो 9 बाई 2 यानी कि 4.5 एम्पीयर करंट आप लोगों के पास इसके पास से जा रहा है। क्लियर है छोटे मोटे टॉपिक्स। तो ये थे आप लोगों के पास वो टॉपिक जो आपके किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बेसिस पे होंगे, जो कि बहुत सिंपल रहता है, जिसको समझने में मेरे हिसाब से आप लोगों को तकलीफ भी नहीं आई होगी। जो सिंपल क्या कहता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जैसे कि 2 एम्पीयर करंट इसमें गया, 16 का इधर आया, तो इस पॉइंट पे जंक्शन पे 18 एम्पीयर करंट हो गया, तो ये एंटरिंग द करंट लीविंग द करंट के इक्वल होगा, इसलिए अगर 12 इधर जाए तो 6 इधर चला जाएगा, और उसके बेस पे हम लोगों ने इतनी रामलीला कर दी है। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। भाई अगर ठंड लग रही है तो एसी बंद करो, फिर मुझे लगने लगी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर कम हो जाए तो बंद कर दिया करो, बीमार पड़ जाओ, मानसून चल रहा है, कपड़े पूरे पहन के। ठंड लग रही थी भाई, सामने वाले जो पूछे हमसे पूछे, वो ऐसे बैठ के सिगरेट कर देख बेचारे, दूसरे का भी तो ख्याल रखा, उसे पीछे में तो ऐसी बात नहीं कर सकता है, आज पूरे कपड़े पहन के आ गया तो ऐसी बात कर रहा है। चलो
नहीं, हाफ में ही तो आता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ पर। किस पे आते हैं बेटा? किरचॉफ के सेकंड लॉ पर, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इधर किससे पूछे जाते हैं? सेकंड लॉ से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, कैसे कहता है और किस बारे में बात करता है? तो बेटा किरचॉफ के, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे मार्कर कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे। किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो किरचॉफ के सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ वोल्टेज लूप या फिर हम लोग सेकंड लॉ, इन तीनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप क्लोज लूप में होंगे, जब भी आप क्लोज लूप में होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी सर्किट के एंड पर, across the ends of circuit is zero। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? लूप क्लोज होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया इस दुनिया में पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस नाम की। ठीक है, सिंगल पोटेंशियल किसी भी चीज़ का नहीं निकाला जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूँ। So in a closed loop, the potential difference across the ends of a circuit is always zero। बेसिकली वो डेल्टा आई को जीरो, सॉरी समेशन ऑफ आई को जीरो होता था पहला लॉ। फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा था, इसकी बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कहानी भी बताई जा सकती है। राइट, अब आपसे पूछ जाएगा कि भैया ये कौन से लॉ को ओबे करता है, तो कौन से लॉ को ओबे करता है? सेकेंड लॉ है। चार्ज को तो मैंने लिख दिया था तुम्हारे मुंह से, बड़ा जल्दी चार्ज निकल गया। मास, चाचा की खेती है कि चार्ज में मास लगा रहे बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ तो बोलेंगे तो लॉ ही बताया हमें बेटा। इट ओबे सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसको आप वोल्टेज रूल या लूप रूल कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे होगा ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे, क्योंकि अगर ये ओबे नहीं होगा तो कहानी नहीं चलेगी। ठीक है, किरचॉफ के सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले सबका ध्यान इधर होना चाहिए, और जो बच्चे कॉपी किताब में छाप रहे हैं या पेन से खेला खाली कर रहे हैं या इधर उधर फोन में, तो खैर कोई नहीं देख रहा, चलो। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना है। पिछले लॉ से कोई मतलब नहीं है, जो बच्चे लेट आए हैं इक्का दुक्का, उनको अगर दिक्कतें हैं तो वो बाद में समझ लेना, बट कोई चीज़ छूटी हुई होगी तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लॉ बिल्कुल नया है, फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा लॉ है, इसलिए आराम से पढ़ो। ठीक है, देखो इस लॉ को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों को सीखना होता है और अज्यूम करते हुए चलना होता है। पहला, आप लोगों को एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है। अज्यूम नहीं, पहले क्या करनी पड़ती है? चूज एनी डायरेक्शन इन अ क्लोज लूप। आप पहले एक डायरेक्शन चुन लीजिए, वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, वो क्लॉकवाइज हो सकती है। अब कुछ बच्चे आएंगे, सर देखो इस किताब में लिखा है क्लॉकवाइज है, सर ये देखो इसमें, मैं कह रहा हूं आपकी मर्जी, जहां आपको मुड़ना है मैं आपसे पूछ के करूंगा, क्लॉकवाइज मुड़ो या एंटी क्लॉकवाइज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जहां पर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक डायरेक्शन चुननी है तो आप अपनी मर्जी से चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे क्लॉकवाइज। जिन बच्चों को एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले हमारे पास ये स्टेप। दूसरा जो रूल्स फॉलो करने हैं हमारे पास, अगर आपकी चूज की हुई डायरेक्शन, इफ chosen direction and the direction of current are same, the potential difference is negative and vice versa, VICE VERS। ठीक है,
क्लियर है? देखो क्या क्लियर है, गर्दन क्यों हिला रही, पता क्या क्या है, गर्दन हिला रही है, क्लियर है? और क्या, हाँ इधर देख, अच्छा 22 वर्षों पे गर्दन हिला रही थी, अच्छा पूरी स्टेटमेंट समझ नहीं आई ना, आनी भी नहीं चाहिए, पहली बार तो पढ़ रहा हूँ, सही समझ में आ जाए। चलो देखो बेटा, कहने का मतलब ये है, अगर आप चोजन यानी कि जो आपने डायरेक्शन चूज करी और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ऐसे केस में आप लोगों के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब देखो, आपके पास ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आप लोगों का रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट बी है, लेट्स से, ठीक है। अब VA माइनस VB इज इक्वल टू 0 होगा, ये बात को हमें समझ में आ गई है। अब मैंने कहा कि मेरी करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, ये किसकी डायरेक्शन है, मेरे करंट की डायरेक्शन, और इस जगह पर मेरा रेजिस्टेंस। मैंने जो डायरेक्शन चूज करी है, लेट्स से कि मैं इधर जा रहा हूं, लेट्स से कि मैं इधर जा रहा हूं। अब मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है और ये पॉइंट ए है, देखो बेटा ऐसे VA आई आर का मतलब हो गया I इंटू आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हो गया, माइनस I इंटू आर। माइनस क्यों लिया, कि मेरी चूज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, आप इज इक्वल्स टू VB भी लिख सकते थे, बात सेम है। अगर आप VA माइनस आई आर माइनस VB इज इक्वल्स टू 0 लिखते हो तो भी आप लोगों का आंसर जो है सेम आएगा, और इज इक्वल्स टू VB लिखते तो भी सेम आएगा। फिर पोटेंशियल अभी माइनस प्लस के लिए आपको दो बेटा समझ में आ जाएगा कि सर आप VA को कैसे पॉजिटिव ले रहे हो और VB को कैसे नेगेटिव ले रहे हो, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले ये चीज बताइए, करंट वाला रूल समझ में आ गया कि अगर आपकी चूज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग I इंटू आर किसका लेंगे, माइनस का। एक बार दोबारा ट्राई कर लो। मैंने कहा इसी सर्किट में अगर आपके पास ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, आपका करंट अब भी ऐसे जा रहा है पर इस बार आप ऐसे आ रहे हैं, यानी कि इस बार आपकी चूज करी हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बेटा इस बार अलग अलग है। ऐसे केस में मेरे पास VA प्लस IR इज इक्वल्स टू VB रहेगा, ठीक है। या फिर इसको इधर लाके इक्वल टू 0 रख दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस VB इज इक्वल टू 0 ही आएगा, इधर से लेके आएगा तो माइनस VB। अभी माइनस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस का खेला, अभी 2 मिनट समझा रहा हूँ। पहले ये वाला बताओ, करंट का रूल समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड रूल हो गया, पहला रूल आप अपनी डायरेक्शन चुने, दूसरा रूल आपने करंट का देख लिया, तीसरा अगर आप डायरेक्शन में चूज करने के बाद पहुंच गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, इसे बोलते हैं ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसे केस में आप लोग V को पॉजिटिव लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या चूज करेंगे, पॉजिटिव चूज करेंगे। लेकिन और वाइस वर्सा, लेकिन क्या होगा, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब सर ये तो समझ नहीं आया, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आप लोग यहाँ पर एक सर्किट में ऐसे जा रहे हैं, और अगर आप लोगों ने ऐसे सर्किट में चक्कर लगाने का मन किया, एंटी क्लॉकवाइज मन किया, एंटी क्लॉकवाइज मन लगाने पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो जा रहा है वो प्लस से, क्योंकि ये सर आपको पता है बड़ा वाला प्लस होता है छोटा वाला माइनस होता है, प्लस से माइनस पे जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर इसका EMF E है तो आप इसको क्या लेंगे, माइनस E लेंगे। और यदि यही कहानी हमारे पास कुछ ऐसी होती कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे होते, तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ऐसे केस में आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, प्लस E का लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलें।
आगे भी वैसे आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं ये सब पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो ऐसा भी तो आ सकता है कि हमारे पास ये ए पॉइंट आ गया, इस बार आपका कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में चार्ज क्यू और कैपेसिटेंस सी दे रखा है सपोज इसका, ठीक है। अब कैपेसिटर की आपको पता है प्लेट होती थी, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो Va माइनस क्यू बाय सी, भाई V क्या होता है क्यू बाय सी, क्यू इज इक्वल टू सी भी था, तो क्यू बाय सी माइनस का इज इक्वल टू Vb या माइनस Vb इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। और अगर यही चीज हमारे पास माइनस से प्लस हो जाती है बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा Va प्लस क्यू बाय सी माइनस Vb इज इक्वल टू 0। तो अगर माइनस से प्लस की तरफ आपका कैपेसिटर ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा प्लस, और प्लस से माइनस कर रहा है तो माइनस। यहाँ तक सारे लॉ क्लियर है, ठीक है। एक बार फटाफट से इन लॉ को लिखो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके बेटा, नाउ ब्लैक मार्कर यूज करेंगे, ठीक है, और इससे आपको ब्राइट दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, आपको बताना है पहले केस में कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपके पास ये एक सर्किट दे रखा है, अगर कोई दुर्गति नहीं करिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके पास ये एक सर्किट है और इसमें आपको करंट बनाना है हर जगह पर, और आपको बताना है कि ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से करंट गया होगा, ठीक है, और यहाँ से करंट गया होगा, तो लेट्स से इधर ऐसे है, राइट। अब नीचे इधर आएगा और ये इधर ऐसे, मैंने मान के चलो, तुम कैसे भी ले सकते हो, तुम इधर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोगों के साइन करंट के माइनस के आ रहे हैं तो बस आपकी गलती है ही नहीं कुछ, आपकी गलती बस इतनी है कि आप लोगों ने डायरेक्शन उल्टी रखी है, जो फाइनल आंसर आए उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देना, बस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, कई किताबों में स्पेशली रखा है कि इसका साइन ऐसे रखे, ऐसे रखें, ऐसे रखें, वैसे रखें, नहीं, तुम्हारी मर्जी। एंड में अगर करंट माइनस आता है तो डायरेक्शन क्या कर देना, फ्लिप मार देना, ठीक है। स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले आपको ऐसे केस में आइडेंटिफाई करना है आप लूप कौन सा लेना चाहते हो। मेरे पे बुक में कोई नाम तो नहीं दे रखा, तो मैं ABCD नाम दे दूँ, ABCDEF, ठीक है। अब मैं पहले ले रहा हूँ लूप कौन सा, ABCD। लूप लेना है तो ABCDA पूरा लेना पड़ेगा, कि लूप मतलब क्लोज सर्किट होता है, और क्लोज तब होगा जब आप ABCDA पूरा लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इन लूप ABCDA। कैसे लूप में कन्वर्ट किया है, ABCDA। देखो बेटा ध्यान से, मैंने कहा मेरे पास यहाँ से जो करंट गया, लेट्स से X गया, ध्यान सुनना मेरी बात को, X गया, आप I ले लो, I1 लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी के लिए X लेट कर लिया क्योंकि मेरी बुक में X है, ठीक है। X यहाँ पर मैंने लेट कर दिया। अब यहाँ पर करंट चेंज होगा, यहाँ पे करंट चेंज होगा, यहाँ पे करंट Y जाएगा और यहाँ पे करंट Z जाएगा, राइट। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे से और आराम से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस समय इस चीज से हमेशा बचना कि आप लोगों के पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों के अननोन वेरिएबल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होंगी और आप लोगों के आंसर नहीं आएंगे। इसीलिए अननोन वेरिएबल्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस मत करना और दिमाग लगे काम। जैसे कि यहाँ पर मैंने x, y और z तीन अननोन वेरिएबल ले लिए हैं। अच्छा, अननोन वेरिएबल लेने का तरीका, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल उतने ही होने चाहिए जितने आपके पास लूप है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दो लूप दिख रहे हैं तो इसमें आप कोशिश करो कि दो के अंदर ही निपटा दो, वरना फिर तीन लूप होंगे तो तीन, n-1 से लेकर n, पर n+1 नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल आप लोग नहीं लेते। अब जैसे यहाँ पर दो लूप है और आप तीन अननोन वेरिएबल लेके करना चाह रहे हो x, y, z, तो आपका आंसर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और आपको कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल में ही दिमाग लगा लेंगे। कैसे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से मैंने x करंट निकाला
तो ठीक है, यहाँ पर वाई करंट गया होगा, और अगर यहाँ पे वाई करंट गया होगा तो जो करंट, भाई जंक्शन रूल तो हमें पता ही है, जो करंट इतना गया उधर इतना ही आएगा। तो अगर वाई करंट इधर गया हो तो बचा हुआ करंट कितना है, एक्स में से वाई कम कर दो, तो इस ब्रांच में जो करंट है ये एक्स माइनस वाई करंट चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। भाई मैंने क्या कहा, अननोन वेरिएबल से बचिए, तो बेटा यहाँ पे अननोन थोड़ी, यहाँ तो वही है एक्स और वाई के टर्म्स में यहाँ से लिखा ना, जेड तो एक अलग ही क्वांटिटी हो जाती है। तो ऐसे केस में आप लोग बचना और कोशिश करना कि आप लोग उसी को यूज करो जो आपको पता है, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करें। बताओ तुम्हारी मर्जी, क्लॉकवाइज दूं या एंटी क्लॉकवाइज दूं? एंटी। अब ये लड़ लो, मैं किताब का ले लेता हूँ, इसने क्या लिखा है, टॉस क्लॉक ले लो। अब तो भाई मैं कह दूंगा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब मुझे ऐसे जाना, ठीक है। रीजन है बेटा उसके पीछे, एक्चुअली मुझे आपको दिखाना है, आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ना लास्ट में नेगेटिव आएगा। आइए वो कैसे क्या गलती करेंगे, ऐसी गलती को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके उसमें जो तुम बोलोगे वैसे चलो, ठीक है। ओके ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी कहीं से भी शुरू कर दो, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ शुरू करना है, यहाँ शुरू करना है, यहाँ से किसी एक पॉइंट शुरू करो, जो मन में आ रहा है वहां से शुरू करो। ए से शुरू करना है, ए से शुरू करो, घूमना एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ध्यान सुनो, आपके करंट की डायरेक्शन ये थी और आपकी डायरेक्शन उल्टी है, और जो करंट है वो इसमें x है, इस ब्रांच में करंट जा रहा है x है, x इंटू 5, राइट। भाई ए पॉइंट से पहला पोटेंशियल हमें यही तो मिला, तो आप लिखेंगे 5x, राइट। समझ में आया? देखो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपकी डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन होगी तो i इंटू आर प्लस का आएगा। तो i कितना है x, r कितना है 5, तो i इंटू आर प्लस। यहाँ से जाएंगे हम लोगों ने ऐसे घुमा है, तो प्लस से माइनस पोटेंशियल डिफरेंस में आ रहे हैं, तो 5x माइनस 6। आगे चले आगे चले आगे चले, x y की डायरेक्शन नीचे आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बेटा, क्योंकि इस लूप में अब करंट कितना आ गया है x माइनस वाई, तो i इंटू आर करना है हर जगह। i ये है करंट, x माइनस वाई करंट है, और r रेजिस्टेंस, तो इसमें कैसे आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि देखो हमारी डायरेक्शन ऐसे चल रही है, करंट डायरेक्शन ऐसे आ रही है, x माइनस वाई के नीचे आ रही है, तो आएगा प्लस का कितना 4 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस का 10, और फाइनली हम ए पे पहुंच गए, तो इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना प्लस और माइनस का कैलकुलेट रहेगा, बी ए माइनस वी भी करते थे, तो करके देख लो, यही कहानी है। आप जब एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे उसका सम क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिए। जहां शुरू किया अगर आप वहीं पहुंच गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। यही किसकी कहानी थी, हमारे मिस्टर किरचॉफ साहब की सेकेंड लॉ की। समझ में आया कैसे लिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करा जाए तो आपके पास आएगा 5x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 5x 4x यानी कि हो जाएगा 9x, ये कितना आएगा 10 माइनस 6 4, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। ये पहली इक्वेशन आ भी रही है इसकी, 5x प्लस 4y माइनस 4 आ रही है भाई। कौन सा वाला 6 बेटा प्लस का, नहीं ये तो 6 है, 5x 4 इंटू एक्स माइनस वाई तो आएगी इस तरह। अच्छा ओके। देखो बुक ने जो कर रखा है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पर तो y डायरेक्शन से करंट दे रखा है, और यहाँ पर x दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, इसलिए हमारा थोड़ा सा ठीक है। वो इससे भी जाएगा, लेकिन मैंने करके नहीं देखा, कर लेंगे, लेकिन मेरे को जो समझाना है क्या है कि करंट नेगेटिव लाना है मुझे, तो ये बिल्कुल बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला जो करंट है ना वाई इस वाले वायर में, उसको चेंज कर रहा हूँ। देखो 5x वाला सही था ये सब कुछ, प्लस 4 इंटू सिंपल वाई, बस ये चेंज। देखो क्या आएगा 5x, इसे उड़ा दूँ, बाकी सबको समझ में आ गया ना, इसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने बस करंट चेंज कर दिया, यहाँ पे वाई आ रहा था, बुक में एक्स माइनस से, बात तो सेम ही है, वाई नीचे चला गया तो बचा हुआ आगे चला गया ना, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 4y 10 माइनस 6, 4 बचेगा इज इक्वल टू माइनस 4। क्या ये इक्वेशन सही है? हाँ जी, 5x प्लस 4y। देखो ये पहली इक्वेशन बनानी आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से दूसरा रूल पकड़ लीजिए, D C F E D,
लूप लिखते समय बेटा DCFE मत लिखना, नंबर मिल जाएंगे बट लूप लिखते रहो पूरा क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा इन लूप DCFED और लाइन वाइज चलना। अच्छा लगता है ऐसा कोई इन सब चीज़ों का नंबर नहीं कटेंगे बट फिर अब देखो ध्यान से, हमने कहाँ चल रहा हूँ DC, बताओ किस पॉइंट से लूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे चलूँगा, F से चलूँ। चलो F से देखो हमारी डायरेक्शन इसमें कौन सी है, क्लॉकवाइज दी है, मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। गोइंग क्लॉकवाइज, यस, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज लें, ठीक है। पहले स्टेप तो ये ना कि आपको डायरेक्शन चूज करनी है, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चुनी है, ठीक है। F से शुरू करा है, मेरे करंट की डायरेक्शन सेम है और इधर भी आ रहा है, पर ये तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस रखे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, F से गया ना, तो प्लस से माइनस यानी कि -8, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस। आगे आए, हमारी डायरेक्शन ऐसे थी, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना 4 इंटू करंट कितना आ रहा है इसमें y, तो प्लस का आएगा तो +4y, ऊपर जाइए माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो +10, और ऊपर जाइए इधर जाइए। अब देखो हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -i यानी कि x माइनस वाई और r यानी कि 10, तो -10 इंटू x माइनस वाई, ये 10 से 16 है, 10 है ना, ये कहानी, राइट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, -8 + 4y + 10 - 10x + 10y, राइट, ये आएगा ना, तो 10y और 4y कितना है 14y, और ये 2, 14y - 10x = -2 हो जाएगा ना, 14y - 10x = -2, उसने रखा है -5x प्लस, ये उल्टा क्यों आ रहा है हमारा, 5x - 7y आया है, y उनका आ रहा है नेगेटिव में, माइनस माइनस प्लस -10x -10x और क्या लिया हमने 14y = -2, उनका क्या आ रहा है 1। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर, नीचे कहीं दिख रहा, कहाँ से नहीं दिख रहा बेटा, ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कर, मेरे पास देखो 10x माइनस का है और y में कितने हैं 14y, तो मेरे पास आएगा 14y - 10x। इधर देखो बेटा यार ध्यान से, 10 प्लस का 8 माइनस का, प्लस के 2 बचे = -2। अब एक काम करो, -2 से इन सबको डिवाइड करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5x - 7y = -1। ये इक्वेशन बुक किया रखी है, हाँ एक ही बात है यार, समझ गए, बस मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका कोई फर्क तो पड़ना। अब आपके पास दो इक्वेशन होंगे, ये 5x + 4y = -4 और 5x - 7y = दो जगह 5x और ये है, तो मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एक इक्वेशन से एक इक्वेशन को, ताकि x एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसमें से इसे माइनस करता हूँ, ठीक है। 5x + 4y = -4 और इसको मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये गया यहाँ से, ये क्या आया -11y = प्लस है 3, तो y = 11/3, y = यार सारे गड़बड़ आ रहे हैं, नहीं रहने तो नहीं देंगे, y की वैल्यू -5/11 आ रहा है और हमारा कितना आ रहा है -3/11, तो क्या गड़बड़ करी है, कुछ तो या तो बुक ने भी तो गड़बड़ कर सकता है, जरूरी है हमने गड़बड़ करी हो, हाँ यस हमने गड़बड़ करी बेटा। ये ना +2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, इस इक्वेशन में ये था, तो माइनस देखो 10x माइनस का प्लस बन गया, 14y माइनस का तो प्लस +4 और +1 कितना आ गया +5, क्या रहने दें, y की वैल्यू कितनी आ गई -5/11, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, करंट की वैल्यू आपने डाउनवर्ड ली थी और आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, -5/11 आ गई, यानी कि हमारी चूज की हुई डायरेक्शन क्या है गलत। बस ऐसे पता पड़ जाएगा कि हमारा करंट नेगेटिव आ रहा है ना, मेरे को ये सब जो करना पड़ा बुक की ऐसे, अभी ये वाला हम अपने तरीके से करेंगे है ना, क्योंकि मुझे ये बताना था मेन कि आपका हो सकता है आपका आंसर लास्ट में नेगेटिव है,
और जब लास्ट में नेगेटिव आएगा तो आप क्या करेंगे, आपकी डायरेक्शन रिवर्स, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये तो हमारी चूज की भी डायरेक्शन है ना, लेकिन जो करंट जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, वाई की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट बता दूं। एक्स की वैल्यू आ रही है -24/55, x इज इक्वल्स टू -24/55, ये आ रही है। इसका मतलब क्या है यार, ये भी गलत है हमारी डायरेक्शन x। अरे यार बुक ने कहा है ना, ऐसा समझाना था, हंस रही है, मैं थोड़ी गलती कर दी। तो -24/55 का मतलब है ये डायरेक्शन भी गलत है, ये डायरेक्शन इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है, इस जंक्शन से लेफ्ट की तरफ। अगर मैं ऐसे देखूं तो इस जंक्शन से लेफ्ट की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हाँ इसकी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। x माइनस वाई आ रही है 1/55 एम्पियर, 1/55 एम्पियर, यानी कि ये वाली डायरेक्शन सही, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमसे एक तो ये समझ में आ गया, हर ब्रांच में करंट पूछा था, तो हमने करंट निकाल दिया हर ब्रांच में, करंट थ्रू एक्रॉस ईच रेजिस्टर हम लोगों ने निकाल दिया है। अब कहानी थी कि आप लोगों के पास ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो यानी कि आप क्या निकालना है, बेसिकली VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, राइट। अब VA माइनस VB निकालेंगे तो बेसिकली हम इन सबका सम कर देना था, जो भी चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल रहता है, 0 के इक्वल रहता है ना। तो VA माइनस VB, और यहाँ पर देखो, अब मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, y/4, लेकिन ये मेरी वो डायरेक्शन है जो मैंने चुनी है। अब निकालने के बाद मुझे पता पड़ गया है कि जो मेरी करंट डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसलिए मेरी प्रेफर्ड डायरेक्शन ये और चुनी हुई करंट डायरेक्शन ये, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कितना, 4 एम्पियर था, तो 4 × y। अब देखो ध्यान से, +10 इज इक्वल टू a, यानी कि आप यहां से VB से शुरू किया था ना, VB है ना, इज इक्वल टू VA था, तो VB माइनस VA की इक्वल वैल्यू आएगी, सॉरी, तो VB माइनस VA की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इसके इक्वल है, 4 × y + 10, और y की वैल्यू आप कितने आ रखी है, -5/11। y की वैल्यू तो बेटा हमारे पास -5/11 आई है ना, इस हिसाब से करंट हमने चेंज किया, हाँ, तो 5/11, ये हम लोगों ने करंट तब चेंज कर दिया है, डायरेक्शन ये आई है करंट की। तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 5/11 + 10 सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 4 × 5/11 + 10 90/11। बेटा माइनस ही लिया है, बेटा बुक में माइनस ही लिया है, तो आप भी माइनस। बेटा यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि करंट की डायरेक्शन ये लिखी है, लेकिन हमारे पास जो y का स्टेटमेंट आया, हमें y की मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू हमें ये बताती है कि जो हमारे पास चुनी हुई करंट की डायरेक्शन है वो हमने गलत ली, जो अच्छी सही और करंट की डायरेक्शन भी होंगी कि इस वाले टर्मिनल में y वैल्यू ऊपर जाएगा, इस वाले में लेफ्ट जाएगा और इस वाले में राइट जाएगा, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन। तो आप अपने आंसर इस तरीके से मॉडिफाई करके दें, ठीक है। ये क्वेश्चन बेकार में कॉम्प्लिकेटेड हो गया किताब के चक्कर में, है ना। अब हम लोग करेंगे अपना आसान सा तरीका, भाई जिस तरीके से सिखाया उसको फॉलो करते हुए और सारी बात तुम्हारी मानते हुए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। देखो कितना आसान जो हमने पढ़ा है, बस उसी को फॉलो करो। लूप कौन सा लूप बताओ, पहले लूप कौन सा लूप, ABCDEF, बताओ पहले लूप ये वाला लूप, ये वाला लूप, ए वाला। चलो इन लूप ACBDA बताओ कैसे घूमूं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तुम्हारी मर्जी, क्लॉकवाइज, ठीक है सर। इसमें मैं क्लॉकवाइज, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मुझे करंट देना पड़ेगा, और करंट लेट से मैंने यहां से बैटरी के पॉजिटिव में से एक बार करंट निकाल देना बस, ठीक है। मैंने कहा कि यहां से I करंट जा रहा है, क्वेश्चन सेम है, I1 I2 I3 फाइंड करना, हर रजिस्टर में करंट क्वेश्चन सेम, ठीक है। I करंट यहां से, तो देखो यहां से I करंट गया तो यहां तक भी I करंट ही जाएगा, और यहां पे अब करंट डिवाइड हो जाएगा बेटा। यहां पर मैंने कहा मेरा I1 करंट गया तो यहां पर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। मैंने कहा है मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं, हो सकता है मेरा लास्ट में माइनस आ जाए तो मैं उसको फ्लिप कर दूंगा डायरेक्शन को, बस, और कोई चेंज नहीं आने वाला। ये समझ में आ गया, I माइनस I1 हो गया। अब बचा क्या, यहां से आगे जाइए और अपना सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब आप लोगों ने डायरेक्शन चुन लिए, आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हैं, अब ये हम लोगों को, ठीक है, शुरू करें।
इस क्वेश्चन में आप लोग क्लॉकवाइज घूमें और मैं सी पॉइंट से ले लूं, किस पॉइंट से लो बताओ? सी से ले लें। चलो सी तो हम हैं सर। चलो देखो ध्यान से जरा मैं बहुत बड़ा हूँ कह रहा है तो अबे तेरे तो लोग पता है मत बताए। अच्छा इधर देखो, इधर देख बेटा, कोई बात मैं जानता हूँ तुझे अच्छे से। हां सर शीशा हूं तो बता वही दिखता हां चल कौन सी मूवी देख के आया था? खुद का है। अच्छा खुद का है। चलो देखो बेटा सी पॉइंट चलते हैं हम लोग, सी से आगे की तरफ चलते हैं राइट। क्लॉकवाइज चलूंगा तो इस पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन जो चूज की है और करंट डायरेक्शन सेम है, तो -6 इनटू आई। आगे जाइए, आपकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम है, तो -3 इनटू आई माइनस आई। यहां से जाएंगे ऐसे करेंगे +15 इज इक्वल्स टू 0। है ना सिंपल। मैंने कहा था पहले किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो बेकार रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस समझाना ठीक है। मैं दिमाग लगा था माइनस प्लस का लगा, इससे अच्छा किताब से देखिए। इस सॉल्व करो बेटा, -6i -3i +3i1 +15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6i और i -9i +3i1 इज इक्वल्स टू -15। एक इक्वेशन ये बन गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरी इक्वेशन से बना दें। चलो किधर घूम बताओ? क्लॉकवाइज घूम ले, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। मैंने कहा था ना कुछ भी ले लो, वो खाऊंगा किताब के चक्कर में दिक्कत होगी मेरे। चलो क्लॉकवाइज किस पॉइंट से घूम बताओ? बी ई एफ डी, बी से आगे से बी कर रहा है। चल बी और सी दोनों हो गया आज। ठीक है, अब बी से घूमना शुरू करो। बी पॉइंट से मैंने घूमना शुरू किया तो मेरा करंट इस तरफ I1 और मेरी डायरेक्शन भी है, तो -I1 इंटू 3 -3I। आगे जाओ, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -30। आगे आ जाओ, I1 आपकी डायरेक्शन ऐसे, करंट की ऐसे, तो +3 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट होता है 0। क्लियर है बेटा सभी को? कौन सा वाला प्लस बेटा? ये वाला। ये देखो आप ऐसे जा रहे हो क्लॉक में और आपका करंट अपोजिट आ रहा है। ये तो समझाया था सेकंड स्टेटमेंट शुरू करने से पहले। मैंने लॉग ही समझाया था पहले, मैं डायरेक्ट यही समझा सकता था ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब समझ में आ रहा है? सॉल्व कर लो। अब क्या बचा है इसमें? -3i1 -30 +3 -3i1 इज इक्वल टू 0। -6 एक आई और होना चाहिए, -6i तो -6i +3i I1 हाँ ऐसे बताया करो इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसमें 3i1 आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास काम बन जाएगा। इसको माइनस कर देता हूं। चलो तो इसको यहाँ लिख देता हूं 3i1। अब 3i1 है, 9i है, तो करना तो कुछ पड़ेगा। चलो ऐसा कर लेते हैं कि शॉर्ट कर दूं, रिड्यूस कर दूं या फिर डायरेक्ट कर दूं? चलो मतलब नहीं ऐसा करते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड क्यों करना? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से। बेटा कैंसिल कैसे कर थोड़ी है आपके पास। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 3 से और ऊपर वाले को 1 से। क्यों करना है? 9 अरे देखो आपके पास ये कहानी है ना यार, 9i + 3i1 इज इक्वल टू -15। ठीक है, और दूसरा है -6i1 और +3i1। 3i प्लस का -6i1 अरे दोनों से 3 से करो इज इक्वल टू 30। -3 से कर दो नीचे वाले को। नीचे वाले को -3 से मल्टीप्लाई करें तो अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -9i। कुछ भी कर सकते तुम्हारी मर्जी। -3 से मल्टीप्लाई करिए ना तो +18i1 -3 से कर दो। मैं बहुत लंबी कैलकुलेशन करा दी सर यार तो 9 को या तो डिवाइड कर। ठीक है चलो कोई, अरे हो तो जाएगा ऐसे। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बड़े हो कर रहा है, ऐड करो ना इसे। बेटा ये तो कॉम्प्लिकेट बना दी तूने इक्वेशन को, मैं कर देता हूं सर। अरे यार क्या बेटा तू आजा। सर बता रहे हो बायो स्टूडेंट ये कहानी है ना 3i = 30। ठीक है, अब मुझे करना है कुछ ऐसा जिससे कि फटाफट सॉल्व हो जाए। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये कितना हो गया? 9i। ठीक है, और ये -6 से क्यों करवाई थी बेटा?
मैथ्स का बच्चा कहिए ये नालायक लड़का। इंटू 3 -18i और इंटू 3 9। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दो, ये उड़ गया, ये कितना बचा -15i1 और 9 के -15 करेंगे तो 75। तो i1 इज इक्वल्स टू 5 आ गया ना -5, यानी कि जो हमने डायरेक्शन लिए वो अलग बस। प्लस कर देंगे। नहीं डायरेक्शन रिवर्स कर देना ना। हाँ। i1 की डायरेक्शन आपने क्या ली है, इधर से ली i1 नीचे लिया। i1 इधर की तरफ लिया ना, तो इस तरफ आ गया। हाँ। ठीक है, मैंने यही तो बोला आपको कि कर, तो i1 निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके i2 की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, निकाल लोगे i1 के लिए कितने -5, तो ये हो गया -5 30 प्लस 3i इज इक्वल्स टू 30, 0 आ रहा है। ठीक है, तो i करंट में से कुछ जा ही नहीं रहा है, जो जा रहा है i2 से जा रहा है, ऐसा इस हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है कि इसमें तो पुट करिए ना हमने, i1 की वैल्यू -5 आई है, 6 -5 ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आप लोगों को ऐसे सॉल्व करनी है इक्वेशन बना के, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ें तो होंगी नहीं। आपने i की वैल्यू निकाल ली, i1 की निकाल ली, तो यहाँ से आप आराम से सर्किट में कैलकुलेट करके आराम से अपनी चीज़ें देख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ समझ में आ गया। अभी अगली क्लास में हम लोग इसके और न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ताकि हम लोग का ये हो जाए, और अगली क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और सेल्स वगैरह के कॉम्बिनेशन वगैरह को भी देखेंगे ताकि चीज़ें हमारे पास अच्छे से समझ आ जाएं। इसके अलावा तो हमारे पास और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।